और हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात की। और एक बार फिर से आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं CNN न्यूज नेटवर्क के एग्जीक्यूटिव एडिटर भूपेंद्र चौबे। भूपेंद्र, मेरा सवाल ये है कि 12 बजे तक जो ट्रेंड आया है उसके मुताबिक 27% वोटिंग, 27% वोटिंग दर्ज की गई है मध्य प्रदेश में। और एक तो ये जो 27% वोटिंग है, दूसरी ये कि ये जो इलेक्शन है ये कितना अहम है मध्य प्रदेश के लिए, खास तौर से बिकॉज लोग कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल की तरह है आने वाले जनरल इलेक्शन से पहले। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश का ये जो चुनाव है ये बहुत कारणों से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो ये कि देश में अगर आप इसके भूमि वर्ग के हिसाब से देखें तो देश का दूसरे सबसे बड़ा प्रदेश है। जनसंख्या के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या थाईलैंड के बराबर है। तो आप एक बड़े प्रदेश की बात कर रहे हैं और एक आप ऐसे प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां से 29 लोकसभा सीटें जाती हैं, जहां से 11 राज्यसभा की सीटें जाती हैं, और एक ऐसा प्रदेश जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 दशकों में अपने एक गढ़ के रूप में उसको सजा के रखा हुआ है। अब क्या ये गढ़ इस चुनाव में लगातार 3 बार चुनाव जीतने के बाद भी क्या भारतीय जनता पार्टी इस गढ़ को बचाए रख सकती है या उसका किला कांग्रेस पार्टी भेज सकती है? यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण सब लोगों की नजरें मध्य प्रदेश के ऊपर लगी हुई हैं। संक्षिप्त में आपको बताऊं कि शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने किसानों के लिए बहुत कुशल काम किया। यह सच है कि मंदसौर में पुलिस फायरिंग हुई और उसमें कुछ निहत्थे निर्दोष किसानों की जान गई, लेकिन उसके बावजूद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कोई विलेनियस कैरेक्टर के रूप में उभर के नहीं आते। जहां एक ओर शिवराज सिंह चौहान विलेनियस कैरेक्टर नहीं है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी या कमलनाथ या कांग्रेस पार्टी भी कोई बहुत बड़े हीरो के रूप में पैदा नहीं होती। यही एक कारण है कि कहा जा रहा है कि इस बार हो सकता है कांटे की टक्कर हो, लेकिन जिस प्रकार से जो मतदान अभी तक हुआ है उससे मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान को कोई ज्यादा घबराने की जरूरत होगी। जी, एक और अहम है, अभी कुछ देर पहले हमारे साथ एक पॉलिटिकल एनालिस्ट थे लखनऊ से, मिस्टर सुरेंद्र दुबे, उनसे भी हम बातचीत करें तो उनका कहना था कि आमतौर से जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे लोकल इश्यूज मैटर करते हैं लोगों के लिए भी, लेकिन पिछले कुछ वक्त से देखा जा रहा है कि जो पूरा कैंपेन है वो लोकल इशू जो है कहीं वो अंडरमाइन हो जा रहा है। और जो एक हवाई इश्यूज है, मतलब हेलीकॉप्टर से आने वाले दूर दराज से दिल्ली के नेता, तो उनका ये कहना था कि ये इसकी एक जंग है। इस इलेक्शन में ये पता चलेगा कि क्या वाकई लोकल इशू ही मैटर करता है या फिर ऐसे इश्यूज जिनका ताल्लुक सीधे तौर पर मध्य प्रदेश से नहीं है। व्हाट्स योर रीडिंग? देखिए, कल हमारी बात हो रही थी, कल एजेंडा तेलंगाना में सुब्रमण्यम स्वामी जी से, बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, और बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बात से पूर्ण रूप से सहमत है कि यू डोंट विन इलेक्शंस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सम इलेक्टोरल परफॉर्मेंस, यू डोंट विन इलेक्शंस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। आप चुनाव तब जीतते हैं जब आप कोई भावनात्मक मुद्दे से अपने आप को जोड़ते हैं। इसलिए आपने देखा कि इस पूरे चुनाव प्रचार में कहीं कोई बिरयानी की बात करता है, कहीं किसका क्या गोत्र है कोई उसकी बात करता है। अभी मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने, योगी आदित्यनाथ जी ने अब हनुमान जी को ही डिक्लेयर कर दिया है कि वो तो एक दलित आदिवासी थे। इस प्रकार के स्टेटमेंट से, इस प्रकार के कथनों से कोई जनता के ऊपर डायरेक्ट भला नहीं होने वाला। जनता के ऊपर तो भला होगा या बुरा होगा वो सरकार की पॉलिसी, सरकार की नीतियों से होगा। लेकिन जब एक मुख्यमंत्री 3 बार तक मुख्यमंत्री बना रहता है तो कहीं ना कहीं उससे एक एंटी इनकम्बेंसी या फेटिक फैक्टर होता है। उस फेटिक फैक्टर से बचने के लिए कब किया जाता है। जी, तो ये एक सवाल अहम है। और आप जो कह रहे हैं कि जो भावनात्मक मुद्दे या फिर बिरयानी या फिर अली या बजरंग बली, ऐसे बहुत सारे बातें आई हैं नेताओं के जुबान पर, इसलिए मेरा ये सवाल है कि क्या लोगों को स्थानीय मुद्दे, लोकल इश्यूज जो उनके अपने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पैदा हुए हैं, वहां पर इश्यूज, अगर वहां पर काम हुआ है तो वो उनके लिए एक अच्छी चीज है कि उसके बेस पे फैसला करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि नहीं कुछ कमी रही तो वो इश्यूज एक मैटर करेगा। तो आपने चूंकि काफी बड़ा एक हिस्सा, काफी वक्त वहां पर आपने वहां टूर में आपने दिया है, आपने देखा है करीब से, तो मेरा ये सवाल है फिर से एक बार कि क्या लोकल इश्यूज हावी होंगे या वो इश्यूज पीछे पड़ जाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश के इस चुनाव में सिर्फ एक ही फैक्टर है, सिर्फ एक ही मुद्दा है, और वो मुद्दा है शिवराज सिंह चौहान खुद।
सच्चाई यह है कि अगर आप कांग्रेस के 10 वर्षों के शासनकाल में, जो दिग्विजय सिंह जी का था, अगर उससे अगर आप शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल को, उनके कार्यकाल की अगर तुलना करें, तो जाहिर तौर पे मध्य प्रदेश की पूरी तस्वीर, उसकी पूरी सूरत बदली है। आप अगर आज की डेट में मध्य प्रदेश में किसानों की जो आय है, अगर उसको देखें तो किसानों की आय अगर प्रतिशत के टर्म्स में देखा जाए, उसको परसेंटेज टर्म्स में, तो किसानों की आय पूरे देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बढ़ी है। 2005 में जहां वो 4.1% थी, वो 2017-2018 तक 10.2% तक हो चुकी है। अगर आप सड़कों के जाल को देखें तो मध्य प्रदेश में सड़कों का हाल बहुत अच्छा है। अगर आप एजुकेशनल स्ट्रक्चर को देखें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को देखें, तो वहां भी बहुत अच्छा माहौल है। अब सवाल यह है कि अगर सब कुछ अच्छा है, फिर भी शिवराज सिंह चौहान क्यों सबसे आगे इस रेस में नहीं दिखते? वो सबसे आगे इससे नहीं दिख रहे आपको रेस में, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में है, ठीक है साहब, इन्होंने इतना तो कर दिया, यहां तक तो गाड़ी आ गई, अब आगे क्या? क्या आगे किसी और व्यक्ति को चांस दिया जाए? वहां पर मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा है। क्योंकि मैं जितने इलाकों में गया मध्य प्रदेश में, चाहे जबलपुर हो, सतना हो, ग्वालियर हो, भोपाल हो, वहां पर वो लोग भी जो कहीं शिवराज सिंह चौहान से थोड़ा नाराज दिखते थे, जैसे ही बात कांग्रेस पार्टी की आए या जैसे ही बात राहुल गांधी की आए, एक बड़ा स्पष्ट सा एक संदेश आता था कि साहब, हम राहुल गांधी से नहीं जुड़ सकते। अब ऐसा क्यों है, यह कांग्रेस पार्टी को समझने की जरूरत है। शिवराज सिंह चौहान की हो सकता है सीटें कम हो, 45% वोट भारतीय जनता पार्टी का आया था 2014 में, लगता है कि शायद वो वोट कम होगा, 165 सीटें जो शिवराज सिंह चौहान की आई थी शायद वो ना आए। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की नैया डूब गई है? जो मैं जिन इलाकों में घूम के आया उनको देखकर ऐसा नहीं लगा। ऐसा नहीं लगता, बिल्कुल। और ये भी कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का जो 70% से ज्यादा जो इलाका है, जहां पर हमारे वोटर्स, इलेक्शन की बात करें तो वोटर नहीं कहना पड़ता, फिर वहां पे जनता या आवाम नहीं कह सकते, बहरहाल, तो वो जो है एक मतलब देही इलाका है, रूरल एरियाज है। और शिवराज सिंह चौहान का जो अपना एक फैमिली स्टेटस है, ही इज वेरी क्लोज टू दैट स्टेटस। तो क्या उनकी ये पर्सनालिटी उन्हें ज्यादा पॉपुलर, पहले उन्होंने वो रहे भी हैं, तो ये पॉपुलैरिटी उनकी मतलब ग्राफ थोड़ा ऊंचे नीचे, या फिर इसी से मुकाबला होगा शिवराज सिंह चौहान वर्सेस शिवराज सिंह चौहान? देखिए, मैंने इसलिए कहा कि इस चुनाव में सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है, शिवराज सिंह चौहान। अगर एक व्यक्ति, एक मुख्यमंत्री लगातार 3 बार चुनाव जीता है, तो यह तो मानना पड़ेगा कि उसने कहीं बेहतर इलेक्टोरल मैनेजमेंट करा होगा, कहीं अच्छा कोई शासनकाल किया होगा, कुछ अच्छे कदम उठाए होंगे। शिवराज जी के सामने अब की बार जो समस्या आई वो ये आई कि व्यापम स्कैम के बाद उनकी सरकार की जो एक अच्छी छवि बनी हुई थी, उस छवि के ऊपर कीचड़ जरूर आया। मंदसौर में जब किसानों की मृत्यु हुई, किसानों के ऊपर पुलिस फायरिंग हुई, तो एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ कि अगर एक प्रदेश में, जहां पर हम खुद कह रहे हैं कि किसानों की आय प्रतिशत के टर्म्स में सबसे ज्यादा बड़ी है, उसके बावजूद किसान वहां पर क्यों गुस्से में हैं? शिवराज सिंह चौहान के सामने समस्या यह है कि उनके जितने एमएलएज हैं, जितने विधायक हैं, उनमें से बड़े पैमाने पर वो विधायक हैं जो कि 5 से लेकर 7-8 बार, यानी 25-30 साल तक विधायक रह चुके हैं। उस एंटी इनकम्बेंसी को कट करने के लिए उन्होंने 40 विधायकों के टिकट भी काटे, लेकिन उसको काटने के बावजूद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो पूरी व्यवस्था है वो व्यवस्था पुरानी सी हो गई है। उस पुरानी व्यवस्था को एक नया जामा पहनाने की जरूरत है, एक नया जामा पहनाने की मांग जनता की ओर से जरूर उठती सी दिखती है। अब इस विरोधाभास को शिवराज सिंह चौहान जी कैसे हैंडल करेंगे, ये देखने की बात है। चलिए, एक पॉलिटिकल इक्वेशन पे थोड़ी बात करते हैं। बहुत ज्यादा इस बात का शोर था कि विपक्ष, यानी जो बीजेपी के साथ नहीं है उसे विपक्ष मान लिया जाता है, तो जो विपक्ष में पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो एक साथ आ जाएंगी और कड़ी टक्कर देंगी। लेकिन हमने ये देखा कि उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शंस हुए हो, वहां चाहे जो वजह रही हो एक साथ आने के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश में बीएसपी अलग चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी ने अलग कैंडिडेट खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी ने, अलग बात है कि पूरे प्रदेश में अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए, कांग्रेस अलग जो है वो चुनाव लड़ रही है। क्या ये बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है, एक अच्छा कह सकते हैं एक शगुन है बीजेपी के लिए इस चुनाव में? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि मायावती को इस इलेक्शन में बहुत ज्यादा हाइप किया गया है। ऐसा नहीं है कि मायावती जी कोई खुद अपने आप कोई चुनाव जीतने वाली थी या बहुजन समाज पार्टी की कोई सरकार बनने वाली थी, ऐसा नहीं है। मायावती जी का उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में जो बुंदेलखंड का इलाका है, वहां पर मायावती जी का करीबन 5 से 7% वोट होता था। पॉलिटिक्स इज नॉट ऑलवेज अबाउट अरिथमेटिक। राजनीति में गणित की तरह आप नहीं कह सकते कि 2 और 2 4, वो 2 और 2 22 भी हो सकता है,
और 2 और 2 0 भी हो सकता है। जी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो पूरा जो एक एनालिसिस हुआ कि छत्तीसगढ़ में मायावती जी का अलायंस हो गया अजीत जोगी के साथ, मध्य प्रदेश में उनका अलायंस नहीं हुआ, राजस्थान में अलायंस नहीं हुआ, इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अगर मायावती जी कांग्रेस से जुड़ जाती तो शायद कांग्रेस में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होती, लेकिन इस चुनाव में मायावती फैक्टर नहीं है, इस चुनाव में दलित मुद्दा फैक्टर नहीं है, इस चुनाव में मुद्दा है शिवराज सिंह चौहान। अगड़ी जातियां जो हैं, अगड़ी जातियां नाराज है कि साहब हमको आपने आर्थिक तौर पर आप हमको आरक्षण नहीं देते। जो दलित हैं, SC STs हैं, उनका आरोप यह है कि सरकार ने हम लोगों के ऊपर जो हमारा जो उत्पीड़न हो रहा है, सरकार ने उसकी तरफ सजग एक अप्रोच नहीं बना के रखी है। तो शिवराज सिंह चौहान के सामने समस्या यह है कि जिन लोगों की एक्सपेक्टेशंस, एम्बिशंस उन्होंने पिछले 15 साल में बढ़ाए, अब उस बढ़े हुए एक्सपेक्टेशंस के मापदंड को वो कैसे हैंडल करें, यह सबसे ज्वलंत समस्या है। मायावती कोई ज्वलंत समस्या नहीं है। शिवराज सिंह चौहान को हो सकता है थोड़ा फायदा हो, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि मायावती के अलायंस होने या न होने से मध्य प्रदेश के चुनाव का फैसला होने वाला था। चलिए, बहुत ही एक अच्छी एनालिसिस है। अब इससे जुड़ा एक सवाल यहां पर पैदा होता है, जैसा आपने कहा कि शिवराज सिंह वर्सेस शिवराज सिंह, जो मेरा सवाल था जवाब लगभग उसी तरह का है कि शिवराज सिंह ही अपने आप का समझिए एक तरह से मुकाबला कर रहे हैं। आपने कहा कि उनकी सीटें कुछ कम शायद हो सकता है कि बीजेपी की सीटें कुछ कम हो जाएं, लेकिन लोगों को इतना बड़ा ग्राउंड भी नहीं मिल रहा है कि शिवराज सिंह के अलावा किसी और तरफ को सोच सकें। ऐसी बातें सामने आ रही। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसका शीर्षक मुझे बड़ा कैची लगा कि मुझे वोट दो क्योंकि मेरा विरोधी मुझसे ज्यादा निकम्मा है। पता नहीं इसे हम कैसे देखेंगे, लेकिन तरह तरह की बातें सामने आती हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, आपको लग रहा है कि जो आपने कहा कि कुछ सीटें कम हो सकती हैं, अगर ऐसा हुआ बाय द वे, तो इज इट समथिंग पॉसिबल? डू यू थिंक कि कोई ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि वहां पे ये पार्टियां जो अभी बिखरी हुई हैं ये शायद एक साथ आए, बीजेपी के लिए चैलेंज बन जाएं, या फिर ये बीजेपी के फायदे में चली जाएं? मैं आपका ध्यान कुछ आंकड़ों के ऊपर ले जाता हूं और वहां पे आपको, आपके और आपके दर्शकों को उससे क्लैरिटी मिलेगी विशाल जी कि दरअसल हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल में करीबन 46 ऐसी सीटें हैं 230 सीटों में से जहां पर कांग्रेस पार्टी कभी चुनाव जीती ही नहीं जी। और ये सीटें हैं महाकौशल और मारवा इलाके में, जबलपुर और इंदौर के आसपास 46 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस कभी चुनाव जीती ही नहीं। वो सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से हमेशा जीतती आई है, अगर आप उसका एक एवरेज निकालें तो बीजेपी का जो डिफरेंस होता है कांग्रेस के ऊपर वो करीबन 8% का होता है, यानी 8%। एवरी टाइम बीजेपी कैंडिडेट विन्स ओवर कांग्रेस, मापदंड है 8% की गैप का। वहीं जब कांग्रेस बीजेपी से जीती है तो कांग्रेस की लीड होती है सिर्फ 2%। अब आप इसको जरा ये सोचिए कि एक इतने बड़े प्रदेश में कांग्रेस को कितना बड़ा पहाड़ चढ़ने की जरूरत है कि आपको 2% से लेके 8% तक जाना पड़ेगा। आपको उन 46 सीटों को जीतना पड़ेगा जहां पे आप पिछले 2 दशकों में कभी जीते ही नहीं। एक ऐसे प्रदेश में जहां पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक गढ़ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर गुजरात में उनकी लेबोरेटरी है तो मध्य प्रदेश उनका गढ़ है। शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 15 साल में पार्टी की एक बहुत बेहतरीन एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म उन्होंने ग्राउंड पे बना रखा है जी। कांग्रेस के सामने जो समस्या है वो ये है कि कमलनाथ जी का जो होल्ड है वो महाकौशल के कुछ इलाकों में जरूर है जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो होल्ड है वो ग्वालियर बुंदेलखंड के आसपास जरूर है। दिग्विजय सिंह जी का होल्ड है वो करीबन 15 साल पहले का था, उन्होंने भी नर्मदा यात्रा भी निकाली। लेकिन कांग्रेस आज की डेट में भी उसी समस्या से जूझ रही है जो 2014 में थी। वो ये कि यदि पब्लिक चाहती भी है शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ वोट करना तो वोट वो किसको करे और क्या वो जो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जो सेंटिमेंट है वो हो सकता है, बिल्कुल है जमीन पर। उसको आप वोटिंग बूथ तक ले जाने के लिए जो आपको कार्यकर्ता चाहिए, जो आपको पॉलिटिकल मशीनरी चाहिए, वो मशीनरी कांग्रेस पार्टी के पास जमीन पर नहीं दिखती है। यही एक कारण है कि सारे ये मैंने जितने जो फैक्टर्स गिनाए आपको, उन सब के बावजूद शिवराज सिंह चौहान जिनके पास स्टेट मशीनरी है, जिनके पास इलेक्टोरल मशीनरी है, पॉलिटिकल मशीनरी है, नरेंद्र मोदी का जादुई भाषण है, भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे अमीर पार्टी है तो जाहिर तौर पे पैसा भी सबसे ज्यादा है। इन सब आंकड़ों को अगर आप जोड़ें और उसके समक्ष आप ये देखें कि कांग्रेस पार्टी आज की डेट में भी कार्यकर्ता विहीन पार्टी है, तो फिर पलड़ा किसका भारी होगा ये हमें देखने की जरूरत है। बिल्कुल। एक सवाल और, आपने भी बातचीत में व्यापक का जिक्र किया था, मैं जिक्र करूंगा नर्मदा का। क्या आपको लगता है कि ये भी कोई अपना इंपैक्ट छोड़ेगा वोटरों के मन मिजाज में जब वो लंबी लाइनों में खड़े हैं? देखिए, जहां तक बात है नर्मदा की, कंप्यूटर बाबा
एक व्यक्ति, एक स्वामी जी, जिनको शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री का दर्जा तक दे दिया था, मैंने भी उनके साथ भी मैंने 1-2 दिन बिताए मैंने जबलपुर के आसपास, और उन्होंने तो घोषणा कर दी है कि शिवराज सिंह चौहान ने ना नर्मदा के लिए कुछ किया, शिवराज सिंह चौहान ने गंगा के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए कुछ नहीं किया, इससे हम उनके साथ नहीं है, अब हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। नर्मदा को लेकर संत समाज जो है वो जरूर उससे एक भावनात्मक तरीके से जुड़ा हुआ है। हाँ। सच्चाई ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान खुद ही कितनी बार नर्मदा की यात्रा कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि नर्मदा के बचाव के लिए, ऐसा नहीं है कि नर्मदा के संरक्षण के लिए प्रदेश में कोई कार्य नहीं हुआ है, लेकिन यह जरूर है जब अगर 10 के स्केल पर कार्य मान लीजिए 6% हुआ या 7% हुआ तो लोगों को लगता है कि साहब बाकी 3 क्यों नहीं हुआ, बाकी 3% भी होना चाहिए था। उसको लेकर लोगों के मन में गुस्सा उठता है, वो जरूर है, लेकिन क्या वो गुस्सा वोट पे तब्दील होगा, उसके ऊपर सवाल निशान है। ये बिल्कुल और एक सवाल अभी बातचीत से ही निकल रहा है कि हर तरफ ये चर्चा है सुर्खियों में कि राम मंदिर का जो विषय आया और जिस तरह से ये नेताओं के ज़ुबान पे बार बार आता चला गया, ये कहते हुए भी कि जैसे कोई कहता है भाई आपने एक स्टेटमेंट दिया, फिर लगा कि नहीं शायद अदालती बिहेवियर में ये सही नहीं है, तो फिर उसको बाद में वापस भी लिया गया। लेकिन क्या ये इशू जिस तरह से अभी बिल्कुल चर्चा में रहा है 25 नवंबर के वाक़े के बाद, क्या आपको लगता है कि इसका भी वहाँ मध्य प्रदेश के इस इलेक्शन में कोई असर होगा, या फिर ये कि मध्य प्रदेश के इस इलेक्शन में लोकल इशूज़ ही हावी रहेंगे? नहीं, देखिए मध्य प्रदेश के इलेक्शन में लोकल इशू तो हावी जरूर है, लेकिन जैसा हमने इस चर्चा के शुरुआती दौर में हमने कहा कि बीजेपी का यह मानना है कि आप चुनाव कभी भी सिर्फ आप लोकल इश्यूज पे नहीं जीत सकते, आपको भावनात्मक मुद्दे भी चाहिए। राम मंदिर, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, राम मंदिर बिल्कुल एक बहुत बड़ा भावनात्मक मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी का जो कोर सपोर्टर है, जो कोर बेस वोट है, वो या तो युवा वर्ग में है या वो व्यापारी वर्ग में है। अगर व्यापारी वर्ग या युवा वर्ग जो हो सकता है, जो किसानी के क्षेत्र में से जुड़ा हुआ हो, अगर वो किसानी के क्षेत्र से, मान लीजिए कृषि क्षेत्र से, अगर वो दुखी है, अगर वो नाराज है किसी भी कारण से, तो उस नाराजगी को खत्म करने के लिए आप सरकारी नीति तो जरूर बना सकते हैं, लेकिन इस इलेक्शन में उसका वोट डलवाने के लिए आपको एक भावनात्मक मुद्दे की जरूरत है, और राम मंदिर का जो मुद्दा है वो उसी भावनात्मक मुद्दे की श्रेणी में आता है। अगर कोई एक ऐसा किसान जो किन्हीं कारणवश जो भावांतर स्कीम शिवराज सिंह चौहान ने चलाई कि भाई आपका जो भी नुकसान होगा आपकी इन्वेस्टमेंट में क्रॉप के लिए और आपकी बिक्री में, वो उस नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। अब लोगों का मानना है कि भावांतर स्कीम बड़ी अच्छी है, लेकिन जमीन पर वो ठीक से चली नहीं। अब वो व्यक्ति जो इस बात को लेकर नाराज है, वो फिर भी शिवराज सिंह चौहान की सरकार को क्यों वोट देगा? वो तब वोट देगा अगर उसके मन में आप किसी प्रकार से राम मंदिर के लिए एक बार दोबारा से आस्था आप पैदा कर दें। यही एक कारण है कि राम मंदिर का मुद्दा मध्य प्रदेश में, मैं ये नहीं कह रहा कि नंबर 1 मुद्दा है, लेकिन बिल्कुल ये भी कहना गलत होगा कि उसका कोई इंपैक्ट नहीं है। बीजेपी का जो कोर वोटर है उसके लिए जरूर इंपैक्ट है। तो राम मंदिर का इशू जो है वो भावना को उससे ये जरूर जुड़ता है, और वहीं दूसरी तरफ एक बात ये देखी जा रही थी कि इस इलेक्शन में जो इशूज सामने आए, लेकिन वो इशू पीछे चलते चले गए। ठीक है, अगर हम ये माने कि कांग्रेस के पास नहीं है कुछ ऐसा कर दिखाने को कि लोग अगर कंपैरिजन करें तो शिवराज सिंह चौहान के सामने आखिर कौन, तो शिवराज सिंह चौहान के लिए ये एक अच्छा मौका है। और क्या ये आज एक सिंगल फेज का इलेक्शन, जिसमें कुछ खबरें कई जगहों से आई हैं ऐसी जो सामान्य खबरें जैसी लगती हैं कि कहीं ईवीएम खराब हुआ लेकिन ईवीएम को बदल भी दिया गया और वो चीज़ें सही हो गई हैं, क्या यही ट्रेंड हम आगे भी देखेंगे? जैसे छत्तीसगढ़ का इलेक्शन अभी पीछे हो रहा है, फिर अभी राजस्थान सामने आने वाला है, ये ट्रेंड सामना रहेगा बरकरार, भावना वाला जो ट्रेंड है? देखिए, अब से लेके 2019 के लोकसभा चुनाव तक क्या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना, सच्चाई ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से वो 282 सीटें अगर पूर्ण बहुमत चाहिए तो आपको एक बड़ा मुद्दा चाहिए। 2014 में मोदी जी के सामने एक भ्रष्ट सरकार थी, एक लीडरलेस कोalition था और एक कमजोर प्रधानमंत्री था। 2019 में चर्चा आप जरूर नरेंद्र मोदी जी के ट्रैक रिकॉर्ड की करेंगे, आप जरूर उनके रिपोर्ट कार्ड की करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे वो नोटबंदी है या जीएसटी से लेकर जो समस्याएं जो आई हैं, जो व्यापारी वर्ग को लेकर जो दिक्कतें हैं, गरीब किसान शायद हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देखता हो, चूंकि चाहे उज्ज्वला स्कीम हो
या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उससे लोगों का भला हुआ है, लोगों का फायदा हुआ है। लेकिन क्या लोग एक या दो स्कीम्स, एक या दो पॉलिसीज के बेसिस पे क्या लोगों भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे? उन्हें एक बड़ा अम्ब्रेला मुद्दा चाहिए। यू नीड टू हैव अ रेनबो, an all-encompassing rainbow, an all-encompassing umbrella, which will cater to everyone, which will capture all the negative sentiments which have been generated. राम मंदिर का मुद्दा हो, पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक हो, ये सब जो चीजें हैं, ये उसी श्रेणी में आती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र चौबे, हमारे साथ बहुत ही रीजनिंग के साथ जो एनालिसिस थी आपकी। आई होप कि जो वोटर्स हैं और जो हमारे दर्शक हैं वो इन बातों को समझ रहे हों, और हम लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं कि वहाँ क्या कुछ इस वक्त ट्रेंड चल रहा है। शुक्रिया आपका भूपेंद्र चौबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।